हेलो एंड वेलकम। आज मैं प्रियंका और मानसी स्टूडियो में नहीं है, ना ही घर से स्टूडियो में है। हम आए हैं इनफैक्ट एक कैफ़े में, चायोस में, जहाँ पर हम बजट की गपशप कर रहे हैं और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि वित्त मंत्री साहिबा से सेक्टर्स की बात हो या एक आम नागरिक, आम टैक्स पेयर की बात हो, क्या क्या मांगे हैं, क्या क्या होने की संभावना है, इस पर हम बात करेंगे। तो मानसी, मैं ना पिछले दिनों कुछ लोगों से बात कर रही थी, इनफैक्ट बच्चों से बात कर रही थी, और ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर उनकी कुछ मांगे हैं, क्योंकि शिक्षा हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन हो चुकी, जैसे कि हमारी ज़िंदगियां हो गई हैं। तो अब बड़े शहरों में तो बच्चों के लिए आसान है पढ़ाई लिखाई करना, उनके पास तो लैपटॉप्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, कनेक्टिविटी भी है, लेकिन छोटे शहरों में ना अभी भी दिक्कत है। तो उनकी मांग ये है कि सरकार इसके लिए कुछ ठोस और कड़े कदम उठाए। तो आपकी एनालिसिस क्या कहती है? देखिए, पहली बात तो बच्चों को बड़ा मजा आ रहा है लेकिन पेरेंट्स को नहीं आ रहा, बिकॉज पेरेंट्स कह रहे हैं कब शुरू होंगी इनकी स्कूल्स। बट हाँ, ये एक अलग तरीके का डेवलपमेंट भी है जो कह सकते हैं। और जो आप कह रही हैं ना, एजुकेशन सेक्टर को क्या कुछ उम्मीदें हैं बजट से। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इस शब्द को हमें जानना है, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत एजुकेशन इंफ्रा जो है इसे बढ़ाने की कोशिश होनी चाहिए। अब क्योंकि घर से पढ़ाई हो रही है, काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं जो कि डिफरेंट हैं। पहले जो स्कूल वाला एनवायरनमेंट था वो अब नहीं रहा। घर से पढ़ाई हो रही है तो इंटरनेट भी हमें चाहिए, और वो बेहद दुरुस्त इंटरनेट चाहिए, मतलब कहीं रुके नहीं, कहीं थके नहीं, क्योंकि पढ़ाई तो रुकनी नहीं चाहिए। अब इसी पर इंफ्रा जो है, एजुकेशन इंफ्रा जो है, इसे बढ़ाने की कोशिश हो। अब एजुकेशनल सर्विसेज पर जीएसटी जो है इसे घटाने की मांग है। 18% है एजुकेशनल सर्विसेज पर, इसे घटाकर 5% कर दिया जाए, ये एक उम्मीद है। एजुकेशनल सेक्टर जो है, वैसे देखा जाए तो हर बार बजट में काफ़ी फोकस में होता है, इससे जुड़ी चीज़ें आती भी हैं, क्योंकि एजुकेशनल सेक्टर एक तरह से डेवलपमेंट से जुड़ी बात है। हम जब डेवलप हो रहे हैं तो सबसे ज़्यादा पहले हमें डेवलप बच्चों को करना है, और ये कनेक्टिंग सेक्टर है कविता, क्योंकि यहाँ से रोजगार भी तो आगे आने वाला है। बिल्कुल सही। और अब जीडीपी का 8 to 9% हिस्सा जो है एजुकेशनल सेक्टर के लिए रखा जाना चाहिए, ये भी एक मांग है। तो बड़ी सारी चीज़ें हैं जो कि एजुकेशनल स्पेस को लेकर यहाँ पर उम्मीदें लगाई जा रही हैं, और हर बार की तरह ही इस बार भी एजुकेशनल सेक्टर को ज़्यादा फोकस किया भी जाएगा। इससे जुड़ी काफ़ी सारी बारीकियाँ भी हैं जिस पर सरकार फोकस करेगी भी, और उम्मीद तो है। मुझे तो लगता है कि हम आगे ही बढ़ रहे हैं, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो भी ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा दे रही है। अब इसे कैसे दुरुस्त करना है ये देखना होगा। लेकिन ये तो एजुकेशन की बात होगी, एजुकेशन के इंफ्रा को हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रोड एंड इंफ्रा ये भी तो एक ऐसा सेक्टर है प्रियंका जिस पर सरकार का काफी फोकस रहता है। इनफैक्ट सरकार का ही नहीं, पूरे बाजार का, पूरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का पहला सबसे बड़ा फोकस ये होता है कि इंफ्रा पर इस बार क्या निकल कर आ रहा है। इनफैक्ट एक बार अगर थोड़े आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करें कि क्यों सबसे ज़्यादा ये बात की जाती है कि सरकार इतना खर्च कर देगी, तो जो एक टर्म है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर, और जिस पर नज़र होती है सारे इंस्टीट्यूशंस को, फाइनेंशियल आर्म्स को, मार्केट्स को, क्योंकि वो खर्चा होता है जो सरकार बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर, रोड, इंफ्रा, हाईवे, रेलवे, वहाँ क्या खर्च करने वाले। तो इस बार उम्मीद है यहाँ जो कैपेक्स है उसे 25 से 30% बढ़ा दिया जाए। अब अगर, क्योंकि अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करेंगे तो यानी आप क्या कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं नौकरियाँ ला रहे हैं, आप ग्रोथ ला रहे हैं, आप देश में और तरक्की के मौके ला रहे हैं। अब नौकरियों पर अगर यहाँ बात की जाए, एक बहुत बड़ी ना कंप्लेंट होती है लोगों की कि हमारे लिए क्या, हमें तो अभी भी नौकरी नहीं मिलती, या फिर प्राइवेट सेक्टर में नौकरियाँ सरकार ज़्यादा देती है। अब आप देखिए, 40 करोड़ जनता इस देश की नौकरी करती है, उसमें से सिर्फ 2.5 से 3 करोड़ लोग गवर्नमेंट जॉब्स करते हैं, बाकी 8 से 9 करोड़ नौकरियां प्राइवेट सेक्टर से आती हैं। तो यानी सरकार अगर प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देगी तो ही तो आपके और हमारे लिए नौकरियां बढ़ेंगी। एक और बड़ी चीज़ जो इसी स्पेस से होती है वो होती है हाउसिंग। लोग कहते हैं हमारे पास अपना घर ही नहीं है। हमारे लिए तो बजट में हर किसी का सपना है, इमोशंस जुड़े हैं, अपना आशियाना है, कई तरह की बातें। सो हाउसिंग को लेकर अब उनकी सबसे बड़ी डिमांड होती है कि हमें एक सस्ता घर मिल पाए, अफोर्डेबल हाउसिंग मिल पाए। तो अफोर्डेबल हाउसिंग की परिभाषा इस बार कोशिश की जा रही है कि उसे बेहतर किया जाए। मेट्रो सिटीज़ में लोगों के पास लगभग 1.5 लाख अफोर्डेबल हाउसेस होने चाहिए। इस तरह के कुछ प्रोविजंस, अनाउंसमेंट आएगी। फिर आप बता रही थी शायद ब्याज दरों में छूट मिल सकती है इस बार। बिल्कुल, यहाँ पर इस पर तो हर किसी की नज़र है। कविता, बताइए हो क्या रहा है? हर किसी को बस यही चाहिए कि कुछ और पैसे हाथ में उनको मिल जाएं खर्च करने के लिए, क्योंकि देखिए कोरोना से राहत भी हम चाहते हैं, और साथ ही महंगाई की मार जो हम पर पड़ रही है उससे भी हम राहत चाहते हैं। अभी होगा कैसे? ये होगा तब जब आपके हाथ में कुछ पैसे बचेंगे, और इसका एक तरीका है 80C, जिसकी लिमिट मैं आपको बता दूं, जो कि आप भी बोल रही थी
2015 से 1.5 लाख से ज़्यादा बड़ी नहीं है, ठीक है। तो आपको अगर अपने पैसे बचाने भी हैं तो आप कहाँ कहाँ बचाएंगे? वही पीपीएफ में डालेंगे, एएलएसएस स्कीम, अगर कोई समझदार होगा तो इक्विटी में डाल देगा पैसे, वरना मेरे ख्याल से हर कोई हाउसिंग लोन की जो उनको छूट मिलती है इंटरेस्ट में, उसी को बढ़ाते रहते हैं। लेकिन जैसे कि आपने कहा कि हाउसिंग की जो आप रीपेमेंट करते हैं इंटरेस्ट की, उसकी लिमिट को बढ़ाने की मांग है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप ये करेंगे तो आपको घर खरीदने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। और हमने देखा पिछले साल की कई सारे शहरों में रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन के आंकड़े आए हैं, लोगों ने घर की खरीदारी की है, लोगों ने घरों की बुकिंग की है। अगर सरकार चाहती है कि लोग आगे जमकर घर खरीदें तो थोड़ा सा इंटरेस्ट की रीपेमेंट की लिमिट को बढ़ाया जाए। लेकिन बात अगर मैं एटीसी की करूं तो एटीसी की लिमिट 1.5 लाख से बढ़ा के कम से कम 2 लाख तो कर ही देनी चाहिए। उसमें निवेश विकल्प भी बढ़ाने चाहिए, क्योंकि ये वो भी इनफैक्ट एक क्वेश्चन है बड़ा, लोग चाहते हैं कि अब उनको इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन ज्यादा मिले। तो क्या मिल सकते हैं कुछ ऑप्शन इस बार? देखिए, जैसे कि शुरुआत में मानसी भी कह रही थी कि बहुत सारे सेक्टर्स चाहते हैं कि उनमें जो लोग पैसे लगाते हैं उसको एटीसी में शामिल कर दिया जाए। तो हाँ, ये भी नहीं हुआ है बहुत सालों से, और गिने चुने विकल्प ही हैं आपके पास पैसे लगाने के लिए। तो अब होता ये है कि अगर आप जो मौजूदा विकल्प है उनमें पैसे लगाएं तो कहीं ना कहीं महंगाई आपके इंटरेस्ट को खा जाती है। तो आपका मकसद निवेश का क्या होता है? आप ऐसे विकल्प में पैसे लगाएं जो आपको महंगाई से ज्यादा रिटर्न दे और बेहतर विकल्प। और बेहतर जैसे कि विकल्प। थ्रू आउट कोरोना हमने देखा है कि डीमैट अकाउंट ओपनिंग कितनी ज्यादा होती हुई बिल्कुल, दिखी है। लोगों का जो रुझान है बड़ा है मार्केट्स के लिए। अगर यहाँ पर कुछ हो जाए टैक्स को अब लेकर, इसकी एक चीज ये हो सकती है कि जो आपको इक्विटी में निवेश करने पे जो छूट मिलती है ना, मुनाफे में 1 लाख, उसको बढ़ाकर अगर 2 लाख कर दिया जाए तो मेरे ख्याल से और प्रोत्साहन मिलेगा। या फिर अगर जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स, इंस्टीट्यूशंस, HNIs, डोमेस्टिक, वो ये DIs वो ये चाह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में कुछ एग्जम्पशन मिले। अगर वो होता है, वहाँ कुछ तब्दीलियाँ आती है, ज़ाहिर तौर पर मार्केट्स के लिए बहुत बड़ा होगा। एक आपने पॉइंट जो महंगाई की बात कही ना, लोगों को एक और चीज़ बहुत क्लैरिटी की ज़रूरत है। इन्फ्लेशन एक्चुअली होता क्या है? डिमांड और सप्लाई का गेम है। अगर डिमांड और सप्लाई कैसे मैच होगी? अगर आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, यानी सरकार खर्चे ज़्यादा करेगी, प्रोड्यूस ज़्यादा करेगी, तो डिमांड सप्लाई को मीट पर कर पाएगी, तब आपकी महंगाई कंट्रोल होगी। तो सरकार एक्चुअली जो खर्चे करना चाह रही है ना, वो इसीलिए करना चाह रही है ताकि चीज़ें ग्रोथ आ पाए, ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ आ पाए। इसी पर अगर हम बात करें यहाँ पर, तो कई सारे दूसरे और सेक्टर्स भी हैं मानसी। इनफैक्ट हम यहाँ टेक्सटाइल की भी बात कर रहे थे। टेक्सटाइल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसे काफ़ी हद तक बढ़ावा मिला है सरकार की तरफ से। और कोरोना टाइम्स में अगर मार्केट में हम सेक्टर्स की बात करें तो कई सारे सेक्टर्स थे जिनकी पिटाई हुई। हाँ। उसमें आउट परफॉर्म अगर कोई कर चुका है या फिर सिचुएशन के विपरीत अगर कोई परफॉर्म कर रहा था तो वो था टेक्सटाइल और रियल एस्टेट। अच्छा। टेक्सटाइल सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी कुछ सरकार कर भी रही है। और टेक्सटाइल के साथ ही एक और कनेक्टिंग सेक्टर है, जो 2-3-4 सेक्टर्स थे जिनकी सिर्फ और सिर्फ बात हमने थ्रू आउट कोरोना की है, वो है टेक्सटाइल, हेल्थ केयर, डिजिटल। क्योंकि IT सर्विसेज की इंपॉर्टेंस जैसे जैसे बढ़ी, कविता, प्रियंका, क्या हमने सोचा था ऐसा एक टाइम आएगा जब हम लोग एक दूसरे से इतना दूर हो जाएंगे? तब किस चीज़ ने हमें जोड़ा? हमें डिजिटल इंफ्रा ने जोड़ा। टोटली। ठीक इसी तरह हेल्थ केयर भी एक सेक्टर है जिस पर फोकस रहा, क्योंकि किसी को नहीं पता था। ऑफकोर्स दवाइयाँ, बीमारियाँ वो सब आती जाती रहती थी, लेकिन एक ऐसी बीमारी जिसे हमने कभी सोचा भी नहीं था कि आएगी, और इसका अब सोल्यूशन क्या निकाला जाए। और हेल्थ केयर इंफ्रा में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि जब वैक्सीन निकालने की बात आई, सारे के सारे रिसर्च फर्म्स जो थे, सिर्फ हमारे ही नहीं दुनिया भर के, उन पर सवाल यही थे कि इसकी वैक्सीन कब आएगी। सही बात है। और तब बात यही हो रही थी कि वैक्सीन को आने में इतना समय लगेगा, उतना समय लगेगा। R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट को अगर बढ़ावा मिलेगा हेल्थ केयर स्पेस के, तो काफ़ी हद तक बूस्टर डोज जो कि काफ़ी इतना इम्पॉर्टेंट हो चुका है। मुझे लगता है अब कोरोना के बूस्टर डोज ऐसे हो जाएंगे जैसे हम बचपन में लेते थे ना डोजेज, जो कि एज वैक्सीन हम लेते थे, उतना इम्पॉर्टेंट है ही। बच्चों के लिए भी तो वैक्सीनेशन ज़रूरी है, इसीलिए शायद हेल्थ केयर में बजट इस बार भी एक्स्ट्रा रखा जाएगा। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिस पर फोकस है। दवाइयाँ जो है उस पर टैक्सेशन जो है उस पर कुछ होना चाहिए, हेल्थ केयर के इंफ्रा पर होना चाहिए। कोरोना के अलावा अलग अलग बीमारियाँ भी हैं। कोरोना फोकस में आ गया तो बाकी सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं है, लेकिन उन पर भी तो जोर होना चाहिए। तो उस पर भी यहाँ पर जिनके तो इलाज ही नहीं है। हाँ, मांगे तो हमारी बहुत सारी है, बहुत लंबी। और आई थिंक हमने काफ़ी कुछ टच भी कर लिया है। इस हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन इस बात में भी काफ़ी सारी चीज़ें जिस पर फोकस हो चुका है। हाँ बिल्कुल। अब तो वक्त है सिर्फ 1 फरवरी का। हाँ, इंतजार रहेगा कि वित्त मंत्री साहिबा कितनी डिमांड्स को पूरा करती हैं। तो मेरे ख्याल से हमारा भी चाय कॉफी का सेशन खत्म हो गया यहाँ पे। अब तो लंच का टाइम हो गया। लंच का टाइम हो गया है ना। वैसे भूख लगी नहीं है, लेकिन तफरी
मारते मारते निकलेंगे तो शायद लग जाए। बिल्कुल। तो यानी अब जो कुल मिला के हमने इंपॉर्टेंट सारी बातें टच बेस करनी है। आप सिर्फ इंतजार है 1 फरवरी का, को इस बार वित्त मंत्री किस सेक्टर को खुश करती हैं, किसको निराश करती हैं, किसको क्या मिलता है, बस क्या आम सस्ता आदमी को होता खुश कर दे, है, बाकी क्या कुछ नहीं महंगा है। होता है। हमें खुश कर दे, टैक्स पेयर को खुश कर दे। आप तो ये मांग आई है। एम श्योर कविता, आप तो एक कॉफी से भी खुश हो जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बाकियों के बारे में नहीं सोच नहीं, रही मेरे साथ कॉफी पीने, मेरे साथ एक कॉफी पीकर भी आप खुश हो जाएंगे। बिल्कुल। चलिए लेट्स एंजॉय दिस कॉफी। हमारे खास शो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इंतजार रहेगा आप सभी का जब आप हमसे जुड़ेंगे 1 फरवरी को, जब बजट से क्या कुछ निकल कर आता है इस पर होगी विस्तार से चर्चा, सिर्फ ईटी नाउ स्वदेश पर। बिल्कुल बिल्कुल।